बिहार में पहले इसलिए जंगल राज कहा जाता था कि वहां पे कितनी गुंडागर्दी थी कि सीएम हाउस से किडनैपिंग होता था। पहले 2005 के पहले सरकार ने माहौल बनाया था कि भय से लोग भागते थे, उसको पलायन कहते हैं। घर में आपको 6 बजे के बाद आ जाना होता था अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो। बिहार में कोई पलायन नहीं हो रहा है। देखिए, नीतीश जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, वो काम जनरेशन्स तक फायदा पहुंचाने वाला है। मैं जब छोटा था तो अपने दादी गांव से नानी के गांव तक जाने में पूरा दिन लगता था। वो मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। आज के समय में हमें सिर्फ 40 से 45 मिनट लगता है। कि नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनके तबीयत में बोर्ड अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं? भीड़ तो बहुत जुट रही है। चूंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं, नीतीश जी जो है वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो नीतीश जी ने साइकिल देने का काम किया लड़कियों को, आप ऐसे समझो कि सपनों के पंख मिल गए। अगर आपको चेंज लाना है, पॉलिटिकल सिस्टम में आना जरूरी है। जो बिहारी हैं उनका सोल जो है वो बिहार में ही रहता है। नमस्कार, बोली भारत में आपका स्वागत है। आज बात होगी बिहार की, जहां चुनाव अब सिर पर हैं। चुनौतियां बेहिसाब हैं तो दूसरी ओर अवसर की ताक में तेजस्वी से लेकर पीके और चिराग पासवान हैं। इस बार के चुनाव नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। विरोधी उनके सुशासन से लेकर सेहत सब पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू कैसे पार पाएगी इन चुनौतियों से और किन सफलताओं को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी, और कैसे नीतीश कुमार के राज में बिहार में बदलाव हुए हैं और बिहार को लेकर क्या है जेडीयू का विजन, इन सब पर हम बात करेंगे जेडीयू इंटेलेक्चुअल सेल के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर संजय कुमार जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इंटेलेक्चुअल सेल से जुड़े हुए हैं सर जी। लेकिन संजय जी ये बताइए कि इससे पहले की अगर आपके सफर की बात करें तो आपकी शुरुआत बिहार से हुई। आप दिल्ली आए, दिल्ली से आप अमेरिका गए, हार्वर्ड में आप गए, फिर वापस आप दिल्ली आए, दिल्ली से बिहार। तो ये जो दुनिया आपकी गोल हुई है, ये कैसे हुई है? कैसे आप इंटेलेक्चुअल सेल से जुड़े? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, और यही प्रूव करता है कि बिहार में कोई पलायन नहीं हो रहा है। बिहारी जो हैं वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं और बाहर निकलते हैं सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये पूरे विश्व में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए। पूरे विश्व के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं अपने जर्नी के बारे में ये मानता हूँ कि, और ऐसे ही बहुत बिहारियों के जर्नी के बारे में मानता हूँ कि जो बिहारी हैं उनका सोल जो है वो बिहार में ही रहता है। और इसी कारण से वो कहीं भी चले जाते हैं अपने रूट से ज़रूर जुड़े रहते हैं। और मैं भी अपने रूट से जुड़ा रहा और हमेशा से मन रहा कि अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहूं, और चाहे जितना भी आगे बढ़ जाऊं, पढ़ लूं, लेकिन अपने राज्य से जुड़ा रहूं और राज्य के लिए करता रहूं। तो इसीलिए ये जो आप दुनिया गोल है वाली बात कह रहे हैं, तो वाकई में गोल है। दुनिया में लोग अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और वापस अपने जगह से जुड़े रहते हैं या फिर आते हैं। तो मेरी भी जर्नी ऐसी ही कुछ रही। तो ये एक बड़ा प्रश्न जो मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं अपोजिशन के लोग कि पलायन हो रहा है बिहार से, ये उसको भी नकारता है। मुझे ऐसा लगता है कि पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है। पलायन तो 2005 के पहले होता था, जब डर के मारे लोग बिहार छोड़ के चले जाते थे। जब हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में और कॉलेज में थे उस समय के बच्चे हमारे उम्र के, तो उनको याद होगा कि उस समय घर में आपको 6 बजे के बाद आ जाना होता था अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो। और बहुत सारे बिजनेसमैन और जो यूथ थे उस समय, उनको घर से निकाला गया कि आप लोग बिहार लौट के मत आओ, है ना। और इसलिए मत आओ क्योंकि वहाँ भय है, वहाँ पे जंगल राज है। और इसी कारण से बहुत लोग उस समय निकले। उसको पलायन कहते हैं। पलायन वो होता है जहाँ आप एक तरफा लोग भाग रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं, करियर बना रहे हैं और अपने रूट से जुड़े हुए हैं और कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने राज्य में, उसको पलायन नहीं कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आज अमेरिका में रह के भी बिहार के लोग अपने गांव में
हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग बिहार के बाहर जाके भी, रह के भी, कई लोग ऐसे हैं जो अपने रूट से जुड़े रहे, काम करते रहे और काम करते रहना चाहते हैं। तो इसको जो अपोजिशन जो मुद्दा बना रहा है पलायन का, वो बहुत ही, मतलब मैं कहूँ कि उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। पूरे विश्व से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, आते हैं और अपने जगह से जुड़े रहते हैं। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो जैसे आप लीजिए उदाहरण, अभी बिहार का ही एक लेटेस्ट उदाहरण आपको मैं, वैभव सूर्यवंशी एक यंग क्रिकेटर है ना, 14 साल का बच्चा है और उसने कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए आईपीएल के दौरान। तो अब वो अच्छा खेल रहा है। अब वो अगर उसका सिलेक्शन अगर बीसीसीआई करती है, नेशनल टीम में रहता है और आगे बढ़ता है, तो उसे शायद बंबई में रहना पड़ेगा। तो क्या वो पलायन कहलाएगा? तो ऐसे ही अगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से कोई जगह पे जा रहे हो, तो आप रहोगे तो उसी जगह के ना। तो ऐसा माहौल कोई सरकार नहीं बना रही है कि आपको मजबूरी में जाना पड़े। जो पहले 2005 के पहले सरकार ने माहौल बनाया था कि भय से लोग भागते थे, उसको पलायन कहते हैं। वाकई आपका जो सफर रहा है, जब आपने शुरुआत की, आप अमेरिका तक गए, वहां आपने पढ़ाई की, आपको स्कॉलरशिप मिली और आप वापस लौट के आए और अपने रूट्स पे जाकर अब आप काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल सेल में आप काम कर रहे हैं जेडीयू के। जी जी। इससे जुड़ने का आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि आपकी दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई थी, वापस लौट के जाना, इंटेलेक्चुअल सेल से को बनाना और उससे जुड़ना, ये इसका मकसद क्या है? तो ऐसा हुआ कि मैं जब हार्वर्ड गया पढ़ाई करने के लिए 2014 में, तो उस समय मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं अपने, जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, जेएनयू से पीएचडी की और फिर हार्वर्ड गए पढ़ाई करने के लिए। तो और फुल स्कॉलरशिप पे गए। तो जब हार्वर्ड जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, तो एक अंदर जो सोल सर्चिंग होती है कि आप अंदर से आप ढूंढना चाहते हो कि मतलब ईश्वर क्या चाहते हैं आपसे, आपको और क्या करना चाहिए जीवन में। तो मेरा आंसर था कि मैं शिक्षा में ही, जो बच्चे हमारे जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के पास एक जो बड़ी कमी होती है वो गाइडेंस की होती है और अपॉर्चुनिटी की होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि सरकारी स्कूल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी और गाइडेंस, मार्गदर्शन देने में मैं अपने तरीके से कुछ कर सकूं। और उसी कारण से मैंने एक सामाजिक संस्था बनाया, एट जस्टिस फाउंडेशन करके, जिसमें मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को और जेएनयू जैसे बच्चों को, जहां पढ़ रहे थे बच्चे, उनको अपने ज़िले में कटिहार से शुरू किया। वहाँ से बच्चों को ले जाकर, जो कॉलेज के बच्चे थे वो लोग जाकर वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है में उसमें वर्कशॉप करते थे और पढ़ाते थे। और ये 2018 से चला। 2018 से कोविड तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया। बहुत सारे बच्चे यहाँ से गए और उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर। लेकिन जब कोविड हुआ तो वो हिट किया, फिर वो ऑनलाइन शुरू किया हम लोगों ने। सो अभी तक वो चल रहा है जी। फिर मतलब वो छोटे स्केल पे चल रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा पिछले वर्ष कि जो कॉल आती है अंदर से, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी शायद अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और जहाँ से मैं बड़े स्केल पे कुछ इम्पैक्टफुल काम कर सकूं, समाज में कुछ बदलाव लाने में मेरी और भूमिका बड़ी हो सके। क्योंकि पास्ट में मैंने, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा के ऊपर काम किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, सेवा से जब जुड़ा हुआ था, महिला संगठन है सेवा, उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसमें उसके माध्यम से हमने कटिहार जिले में जो महादलित हैं महिलाएं, उनको संगठित करने का काम किया। तो ऐसे प्रयास मैं करते रहता था। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर मैं शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जुड़ूं तो मैं शायद बड़े स्केल पे काम कर सकता हूं। और इसी सोच के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं जदयू के साथ ज्वाइन करूं। उस समय मैं नीतीश जी के काम से हमेशा प्रभावित रहा हूं और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग कैसे पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि पॉलिटिक्स को जी, पढ़े लिखे लोग जो हैं आए तभी समाज बदलेगा। जी जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स को लोग बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखते हैं, नहीं आना चाहते हैं।
पॉलिसी के अराउंड काम करना चाहते हैं। बहुत सारे यंग बच्चे हैं आज के समय में जो पॉलिसीज़ के अराउंड काम करना चाहते हैं, नीति आयोग में काम कर रहे हैं, पॉलिसी संगठनों में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वाकई में कुछ चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम में आना ज़रूरी है और आना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को ज़रूर आना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मैंने सोचा कि मैं भी आऊं और शायद मैं बड़े पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कुछ बड़ा बदलाव लाने में मैं भी कुछ अपनी हिस्सेदारी दे सकता हूं। और इसीलिए मैंने सोचा, निर्णय लिया कि राजनीति में आए और जदयू ज्वाइन किया हमने। लगभग 1 साल होने वाला है और बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है। और इसी बीच हमारे अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी ने तय किया कि एक इंटेलेक्चुअल सेल बनाया जाए और उसका मैं नेतृत्व करूं। तो मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें मेरे पास एक मौका है कि मैं पढ़े लिखे वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने का काम कर सकूं। तो अभी फ़िलहाल संगठन बनाने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने यूथ इंटेलेक्चुअल कमिटीज़ बनानी शुरू की है। दिल्ली में बनाया है। दिल्ली में जो JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पे जो यंग स्कॉलर्स हैं और दिल्ली में जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले जैसे लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोगों को हम संगठित करने का काम कर रहे हैं और यूथ इंटेलेक्चुअल कमेटी बना रहे हैं। और अब बिहार में भी हम बनाने जा रहे हैं। तो पटना में भी 12 तारीख को हमारी मीटिंग है। तो ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सेल हो, डिपार्टमेंट हो किसी भी पार्टी का, तो सबसे पहले उसका एक अच्छा संगठन होना चाहिए। उस सेल के मुताबिक उसको आगे ले जाने वाले लोग होने चाहिए। उस विचारधारा मैंने पार्टी के विचारधारा को समझने वाले और आगे ले जाने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले संगठन बनाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप स्टेट्समैन मानते हैं, ऐसा क्यों? उनका विजन बाकी नेताओं से अलग कैसे है? देखिए, नीतीश जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, वो काम जनरेशन्स तक जो है फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आने वाले कई जनरेशन तक फ़ायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने ऐसे नीतियां बनाई या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उन्होंने, जो उनके सिर्फ चुनाव से रिलेटेड नहीं है। तो जो डेफिनेशन अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखें कि एक पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन के बीच में जो अंतर देखा जाता है, वो ये है कि स्टेट्समैन जो है, वो स्टेट्समैन अगले जनरेशन्स के बारे में सोचता है और पॉलिटिशियन सिर्फ चुनाव के बारे में सोचता है। चुनाव एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जनरेशन्स हैं उसके बारे में सोचना, ये नीतीश जी ने करके दिखाया है हमारे राज्य के लिए, और इसलिए मैं उनको स्टेट्समैन मानता हूँ। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जैसे सड़कें हैं, तो बिहार में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बिल्कुल। और बिहार में सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं जब छोटा था तो अपने दादी गांव से नानी के गांव तक जाने में पूरा दिन लगता था, और वो मात्र समझ लीजिए कि 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। वो इसलिए लगता था क्योंकि ग्रामीण सड़कें नहीं थी, तो हम बैलगाड़ी से जाते थे और यातायात का कोई साधन नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो बैलगाड़ी से जाते थे। फिर वो बैलगाड़ी कहीं बीच में कहीं छोटी नदी का कोई स्रोत था, तो उसको नाव से क्रॉस करते थे, और उधर नानी के गांव से एक बैलगाड़ी आके हमारा इंतजार कर रहा होता था। और ऐसा भी नहीं था कि फ़ोन से बताया हुआ है या मोबाइल से बात हो रही है कि भाई हम पहुंचने वाले हैं, अब बैलगाड़ी भेज दो, तो वैसा भी नहीं था। तो अब हम उसको क्रॉस करते थे, फिर हम पूरा दिन लगता था, समूचे दिन में हम अपने दादी घर से नानी घर पहुंचते थे। आज के समय में हमें सिर्फ 40 से 45 मिनट लगता है उसी दूरी को तय करने में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये अचानक से नहीं हुआ है, इसको समय लगा है, और ये किसी व्यक्ति के विजन ने ही ये चेंज लाया है कि
ग्रामीण सड़कों का जो नेटवर्क है, आज आप गांव के अंदर तक आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको रोड्स मिलते हैं। रोड जो है वो रोड सिर्फ इस चीज को नहीं दर्शाता है कि वो सड़क है, बिल्कुल, वो एक मोबिलिटी का जरिया है, वो एक मोबिलिटी का जरिया है, और मोबिलिटी के जरिए से एम्पावरमेंट आता है। मतलब कोई गांव का व्यक्ति दूसरे गांव तक या शहर तक घंटों के अंदर पहुंच जाए, कुछ चंद घंटों में पहुंच जाए, और जाकर अपना इलाज करा सके, या फिर पढ़ाई के लिए जा सके, या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने जा सके, तो ये एक सशक्तिकरण है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि रोड को सिर्फ रोड की तरह से नहीं देखें। तो नीतीश जी ने जो ये चीजों का विजुअलाइजेशन किया, वो एक स्टेट्समैन की तरह किया। किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए तो वो ये आपको ये बताएंगे कि जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, कि कोई भी जगह पर आपको जब तक सभी चीजें उपलब्ध नहीं हो तब तक आप औद्योगिकरण नहीं कर सकते। अब जिसमें रोड आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आता है। तो ये पहले इसलिए जंगल राज कहा जाता था। एग्जैक्टली, तो सब कुछ चरमराया हुआ था। तो ये नीतीश जी का विजन था कि इन्होंने सब चीजों को पहले दुरुस्त किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, रोड्स बनी, बिजली आई, पानी अब गांव-गांव तक जा रहा है। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरा। जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल क्रैम्प्ड था, चरमराया हुआ था, और जिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सब लोग जानते हैं कि वहां पे कितनी गुंडागर्दी थी कि सीएम हाउस से किडनैपिंग होता था। उस राज्य में जहां पे सीएम हाउस से किडनैपिंग होता था, उस जगह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना वो कोई आसान काम नहीं था। नीतीश जी को जो सरकार मिली थी, जो राज्य मिला था, वो बिल्कुल क्रम्बल्ड था, वो एक फेल्ड स्टेट था। वहां से किसी चीज को मिलना और वहां से धीरे धीरे सब चीज को करना, तो मैं इसलिए स्टेट्समैन मानता हूं कि उन्होंने ऐसे चीजों को पहले, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त किया, ताकि जो वहां के लोग हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग के हों, पुरुष हो, महिला हो, और किसी भी कास्ट के हों, कोई कहीं भी कितने भी अंदर रहता हो, बिहार के किसी भी अंदर गांव में रहता हो, उसको वो मूलभूत सुविधाएं मिले और वहां से उसका कॉन्फिडेंस जगे। क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया था। हमारे जैसे लोग, जब मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लालटेन में पढ़ते थे, जब जनरेटर चलता था, पूरी इकॉनमी लालू जी के समय में जनरेटर 6 बजे शाम से जनरेटर यूज होता था और उससे बिजली की सप्लाई होती थी। हम लोग के बहुत सारे परिवार में लोगों के पास जनरेटर का जो चार्ज था वो देने, जनरेटर से सप्लाई होता था उसके लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो लालटेन में पढ़ते थे। और वो लालटेन युग से आप एक ऐसे युग में आ गए, और वो भी ऐसा नहीं कि अभी मैं आज 20 साल के बाद बात कर रहा हूं, तो नहीं, ये बिजली की समस्याएं उन्होंने मतलब पहले टर्म से ही खत्म करना शुरू किया, इसका समाधान मिलना शुरू हो गया। और आज आप जाएं तो गांव गांव में बिजली है। बिजली क्या है? बिजली एम्पावरमेंट है। हम बिजली को सिर्फ बिजली आपूर्ति की तरह या उसके तरह ना देखें, तो वो भी एम्पावरमेंट है। सड़क क्या है? एम्पावरमेंट है। आप उस व्यक्ति तक ले जा रहे हो, आप समाज के आखिरी व्यक्ति तक अगर सड़क लेके जा रहे हो, आखिरी व्यक्ति तक अगर बिजली लेके जा रहे हो, पानी लेके जा रहे हो, तो ये सशक्तिकरण है। क्योंकि वहां से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं भी शायद मुख्य धारा से जुड़ सकता हूं या जुड़ सकती हूं। तो ये काम उन्होंने किया, इसलिए मैं उनको स्टेट्समैन मानता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं, सशक्तिकरण पे ध्यान दिया। Correct. विकास के साथ। करेक्ट। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पलायन तो फिर भी नहीं रुका है युवाओं का। नहीं, ऐसा नहीं है। सच है? ऐसा नहीं है। पलायन कम हुआ है पहले से, और बहुत सारे युवा वापस आ रहे हैं, है ना। सिर्फ मैं नहीं आ रहा हूँ, आप जाएं, आज आप अगर बिहार जाएं और एक्चुअली में आप देखें तो कोविड के समय बहुत मजदूर वापस गए हैं। बहुत सारे आप शहरों में जाएं तो आप देखेंगे कि तरह तरह का व्यंजन खिला रहे हैं लोग वहाँ पर, ठेले पे दुकान खोल के, जो यंग लड़के हैं। और वो लोग दिल्ली में पहले, दिल्ली में, बम्बई में ठेला चलाते थे और काम करते थे,
और व्यंजन बेचते थे, आज वो बिहार में जाके कर रहे हैं। कोविड के बाद बहुत बदलाव आया है और लोगों को अपने राज्य पे अब विश्वास आ रहा है, तो सब लोग वापस आना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो आज के समय में जो सबसे बड़ा फोकस हो रहा है बिहार में नीतीश जी के सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, ताकि वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो सके। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि इतने सारे स्कीम्स सरकार ने बनाए, फ्री में ज़मीन देंगे, है ना, और जो 1000 से ऊपर जॉब्स क्रिएट करेंगे कंपनीज, उनके लिए तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है वो काफ़ी सकारात्मक है। तो अब फोकस जो है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है और जॉब्स क्रिएट करने पे। सर्विस सेक्टर में जॉब्स हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जो जिसमें जॉब्स हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मुझे बहुत ही पूर्ण विश्वास है कि और भी युवक आएंगे वहाँ पर और काम करेंगे। अभी भी जो वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो योजनाएं हैं, आपके पास कोई भी अगर अच्छा आइडिया है तो 10 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है सरकार की तरफ से। और उसके बाद जैसे जैसे आपका आइडिया आगे बढ़ता है स्टार्टअप में, ये जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये चलता है और इसमें कई युवक जुड़ रहे हैं और उनको तरह तरह से सपोर्ट दिया जाता है, मेंटरिंग दी जाती है। तो सरकार अपने तरफ से जितना भी काम कर सकती है कि ये पलायन, ये सबसे पहले तो ये पलायन है ही नहीं, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं वापस भी। ये बता तो देते हैं कि मजदूर यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग वापस आ रहे हैं, और ये बताना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, रिसर्च नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि लोग दुनिया एक्सप्लोर करने जाना चाहते हैं और सबका अधिकार है। इस भारत का कानून भी उनको ये अधिकार देता है कि वो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। जो पलायन की बात करते हैं, प्रशांत किशोर पलायन की बात करते हैं, तो वो भी तो स्टेट छोड़कर गए थे कभी, कितने साल पहले गए थे, जब वो युवा थे तब से वो स्टेट छोड़ के बाहर ही हैं। शायद पढ़ाई करने गए, शायद नौकरी करने गए, वो भी कहाँ कहाँ वर्ल्ड बैंक और कहाँ कहाँ बताते यूएन में काम करने गए, तो उनको वो भी पलायन किए थे। तो गरीबों का पलायन उनको पलायन दिखता है, अपना पलायन उनको पलायन नहीं दिखता है। तो वो वहां पे पलायन का डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दिया ना, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पलायन कर रहे हैं। वो आज वापस जा रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं गिनती कर रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा जो और भी बच्चे लौट रहे हैं, या जो कम पढ़ा लिखा भी जो वापस आ रहा है, वो वापस कितना आया बिहार में। तो उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है, विकास इतना हो चुका है, सशक्तिकरण इतना हो चुका है कि उन मुद्दों पे वो घेर नहीं सकते। तो उन्होंने एक पलायन शब्द उनको कहीं से या तो तेजस्वी जी से पता चला या फिर उनके दिमाग में आया, तो वो पलायन किए थे। तेजस्वी जी बाहर आके पढ़ते थे, डीपीएस आरके पुरम में उनका एडमिशन हुआ था जहाँ से वो फेल किए, और फिर वो क्रिकेट खेले तो वो पलायन कर गए थे। तो ऐसे तो कितने लोग, उनकी बहनें बाहर पढ़ने गई, वो पलायन कर गई। मतलब अपने पास अपने कन्वीनियंस के साथ आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो। आप अपने आसपास तो देखो, लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया का फिनोमिना है ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आप किसी को, आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? जिसको जहां अच्छी सुविधा मिलेगी वो जाएगा, जिसको जहां अच्छा काम करने को पढ़ने को मिलेगा वो जाएगा। क्यों रुकेगा? आपके कहने पे क्यों रुकेगा? आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप खाली आपके बोलने से लोग रुक जाएं, आप तो अपने समय में नहीं रुके। तो मैं मानता हूं कि ये एक पॉलिटिकल, मतलब ऐसी बात को उठा रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई आधार नहीं है। अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए, ऐसा सरकार का दावा है। जीविका, अगर मैं उदाहरण के तौर पे इसको मैं लूं, तो इससे आप कैसे मतलब देखते हैं कि वाकई बिहार की महिलाएं भी उसी तरह से सशक्त हुई हैं? तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो मॉडल के रूप में उभरा है महिला सशक्तिकरण पे। अगर हम जीविका की बात करें, हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि
जो नीतीश जी ने साइकिल देने का काम किया जी। लड़कियों को, जैसे अब मैंने आपको बताया कि रोड्स बने, हम्म। अब आप रोड बना दो हम्म। लेकिन बच्चियां जाती कैसे स्कूल, अपने स्कूल तक कैसे जाती, या फिर आप साइकिल दे देते और रोड नहीं रहता। तो ये ऐसे विजनरी व्यक्ति का ही काम था जिन्होंने रोड भी बनाया और बच्चियों को साइकिल भी दिया कि आप स्कूल तक जा सको। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, तो लड़कियों को वो आप ऐसे समझो कि सपनों के पंख मिल गए कि जो बच्चियां या जितने जनरेशन्स पहले के लड़कियों के स्कूल नहीं जाते थे, तो बच्चियों के ड्रॉप आउट्स रुक गए, है ना, क्योंकि उनको स्कूल तक जाने का एक साधन मिल गया और घर घर में ये साधन मिला, हर बच्चियों को ये साधन मिला। तो एक ऐसा दृश्य आपको स्कूल के सामने देखने को मिलेगा, सरकारी स्कूल के सामने, कि लड़कियां साइकिल से आ रही हैं, साइकिल भर भर के लगे हुए हैं। तो अब ये जो शुरुआत जब लड़कियों के पढ़ने से हुआ, तब उन्होंने देखा कि लड़कियां फिर या जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई कि भाई आप अगर अंडर ग्रेड पढ़ने के लिए जाते हो तो 4 लाख तक की आपको सरकार मदद करेगी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके का विजन तैयार किया कि लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनको आगे तक पढ़ने का पूरा मौका मिले और जो सपनों का पंख है वो कहीं जाकर बीच में ना रुक जाए, तो वो आगे तक जाए। ऐसी सोच उन्होंने, ऐसे विजन उन्होंने तैयार किया। जो महिलाएं पढ़ी हुई नहीं थी पहले से या जो गांवों में रहती थी, उनके लिए जीविका शुरू किया। तो जीविका जो है, जीविका में आप ऐसे समझिए, मैं फिर आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपने गांव गया था एक बार, तो ये लगभग 3 साल पहले की बात है। गांव में मैं अपने खेतों के बीच से कहीं जा रहा था, तो एक महिला मुझे दिखी और उसके हाथ में एक पासबुक जैसा कुछ था। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने भाषा में पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारा ग्रुप मीटिंग है आज। तो हमने बोला जीविका का ग्रुप मीटिंग है? बोली हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने बताया कि पहले हमारे पास इस तरह की कोई योजना नहीं थी जहां हम अपने पैसों को बचा सकते हैं या हमें बिना इंटरेस्ट के लोन मिल सकता है और हम समूह में काम कर रहे हैं। तो ये सब जो मूलभूत परिवर्तन आया वो इन लोगों के जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया कि पैसा क्या होता है। पैसा अगेन पावर होता है। बिल्कुल। पैसा जिसके हाथ में है वो एम्पावर्ड है। और हम ट्रेडिशनली जानते हैं कि भारत का समाज ऐसा रहा है जहाँ पे पैसा के ऊपर पुरुषों ने कंट्रोल रखा है और महिलाओं को उनके कमाने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं रखने दिया। तो पहले महिलाएं पैसा छुपा के रखती थी घरों में, कोई अपने झोपड़ी में ऊपर रखती थी, कोई बिछावन के नीचे रखती थी। तो जीविका से क्या हुआ कि जीविका के कारण जो उनकी बचत होने लगी वो इंस्टीट्यूशनल होने लगी, वो बैंक्स में पैसा जमा होने लगा, ग्रुप में जमा होने लगा। तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब ये बढ़ता चला गया तो इसको ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। मैं इसको एक साइलेंट रेवोल्यूशन मानता हूं क्योंकि ये क्रांति आगे बढ़ रहा था और कोई इसे देख नहीं पा रहा था। कोई इसको शोर शराबे के बिना शोर शराबे के, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं महिला संगठन में बहुत साल काम किया हूँ। जो महिलाएं जो काम करती हैं ना, तो वो बड़ा बिना शोर शराबे के, जैसा आपने कहा, वैसे काम करती हैं। तो वो काम चलता गया और अचानक से क्या होता है कि आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी पुरुष को भी पता चला कि उसके घर में उसकी बीवी ने 1 लाख रुपया जमा कर लिया या उसको लोन मिल सकता है इंटरेस्ट फ्री। उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसकी कद्र बढ़ जाती है उसके घर में, क्योंकि जो पैसा है वो पावर रिलेशंस को चेंज करता है। तो नीतीश जी ने ये विजुअलाइज किया कि ये जो पावर रिलेशंस है विमेन का और मेन का, ये कैसे चेंज होगा। ये तभी चेंज होगा जब इनके हाथ में आप पैसे दोगे। तो ये जो जीविका का जो पूरा आंदोलन है, मैं इसे आंदोलन मानता हूं
ये पूरा पावर रिलेशंस को चेंज कर दिया और ये ऐसे महिलाओं को सशक्त किया जो बिल्कुल दबी कुचली थी, जिनके पास वॉइस नहीं था, कोई एजेंसी नहीं थी, उनको एजेंसी दिया, उनको मुखर बनाया, क्योंकि वो ग्रुप्स में जाने लगी। अपने घर से जब आप बाहर निकलते हो और 10 महिलाओं से मिलते हो, पूरा विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जीविका के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे गांव की महिलाएं एक साथ मिल रही हैं और तय कर रही हैं कि क्या बिजनेस हम साथ में कर सकते हैं। फिर सरकार ने फैसिलिटेट किया, पूरा जीविका ने फैसिलिटेट किया कि किस तरीके से ये जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। तो पूरा एक जो लिंकेज क्रिएट हुआ, तो महिलाओं का घर से निकलना और अपने घर के पुरुषों से आगे निकलकर चीजों को सोचना, वो जो सशक्तिकरण हुआ वो बहुत ही कमाल का है। आज लगभग 1,30,35 लाख महिलाएं इस जीविका से लाभ ले रही हैं। और जो जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट है, जो इनको मोबिलाइज करती हैं, वो कमाल का काम कर रही हैं। वो लाइब्रेरीज चला रही हैं गाँव में। वो उन लाइब्रेरीज में गांव के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और जीविका प्रोग्राम ने पूरा लाइब्रेरी बनाने में दीदियों के साथ मिलकर बहुत सारे वॉलंटियर्स सामने आ रहे हैं। मैंने खुद एक जीविका लाइब्रेरी के जितने भी बच्चे बिहार में पढ़ने वाले, उनका एक सेशन लिया ऑनलाइन, और ये जीविका की टीम ऑर्गेनाइज करती है और समय समय पे अच्छे अच्छे लोगों को ऑनलाइन लाते हैं ताकि उनको इंस्पिरेशन मिल सके, उन बच्चों को करियर के बारे में जानकारी मिल सके, पढ़ाई के बारे में मामले में जानकारी मिल सके। तो बच्चों को मोबिलाइज करना, तो आप ऐसे देखो कि पहले गांव की महिलाओं को मोबिलाइज किया गया, फिर वो गांव की महिलाएं बच्चों को मोबिलाइज कर रही हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पढ़ी लिखी अगर महिला हो तो उसके बच्चे, उसका परिवार भी आगे बढ़े। करेक्ट। वो कहा जाता है कि आप अगर एक महिला को पढ़ाते हो तो आप पूरा परिवार को पढ़ाते हो, और पूरा गांव पढ़ रहा है उसके कारण। तो ये जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जीविका से, वो बड़ा कमाल का है। और उनका खास फोकस रहा है नीतीश जी का कि महिलाओं के हाथ में पैसा कैसे आए, पैसा से पावर रिलेशंस कैसे चेंज हो, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले। अभी भी जो महिलाओं के लिए योजना आई है, जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण महिला उद्यमी योजना आया है, तो उसमें भी 10,000 रुपया हर महिला को दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो 2 लाख तक आगे उनको सपोर्ट मिलेगा कोई बिजनेस करने के लिए। सो हर घर से एक महिला को पूरे राज्य में ये दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि उनका जो विजन है वो इतना फैला हुआ है, और इतना जितना वो चारों तरफ से सपोर्ट कर रहा है, उसी तरीके से वो फोकस तरीके से भी काम कर रहा है। तो अगर हम राज्य की बात करें या किसी एक व्यक्ति के जीवन की बात करें, तो जब तक हम सब तरीके से उनको मदद नहीं करते हैं तब तक उनका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीतीश जी का विजन है और जो उनका जो स्टेट्समैनशिप है, वो ऐसा है कि वो हर व्यक्ति के, बिहार के हर व्यक्ति के जीवन को के चौमुखी विकास में उनको मदद मिले और सपोर्ट मिले। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं, नीतीश जी जो है वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहले इतना नहीं दे रहे थे। तो क्या ये वोटरों को लुभाने का एक तरीका है? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब राजनीतिक सोच है। जैसे अभी आपने एक योजना की बात की कि 10,000 रुपए करेक्ट लोन मिलता है। करेक्ट। तो ऐसा है कि सरकार की जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है, और नीतीश जी ने ऐसा नहीं है कि, और ये उनका 20वां साल पूरा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि अभी हम जीविका की बात कर रहे थे तो ये 2006 से ही चल रहा है। तो अब तो जो चीज भी हो रहा है वो एड ऑन है, और जो गैप दिख रहा है उनको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको इंटरप्रिटेशन के रूप में जो जैसे ले लें। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अवधि के दौरान किया हुआ हर काम है ना, वो एक विजन का ही पार्ट होता है, एक्सटेंशन होता है। चाहे वो औद्योगिकीकरण के लिए उन्होंने
अनाउंसमेंट्स किए या फिर जो भी महिलाओं के रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए अभी अनाउंसमेंट किए, ये सब एक विजन का ही पार्ट है। तो ये एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के समय में ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे लगता है कि ये तो एक बड़े विजन का पार्ट है जो उसी का एक्सटेंशन है। अच्छा, चुनाव नजदीक आ गए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा जोर लगा रही हैं। वोट अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं? भीड़ तो बहुत जुट रही है, क्या आपको लग रहा है कि इसका वो प्रभाव पड़ रहा है? सो इस बार मुश्किल बढ़ने वाली है? इसमें 3 तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। जी। एक कि जो ये SIR हुआ, जी। पूरा रिवीजन हुआ, तो पूरा रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन करा रहा जी। है ना, इससे किसी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। और तो ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी करा रही है, इनके NDA करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। तो एक तो ये जो है इलेक्शन कमीशन करा रही है, और इलेक्शन कमीशन ने खुल के कहा है कि आपके जो दावे हैं उनको आप फाइल करो, हमारे पास आकर बताओ। अगर उनके दावों में तथ्य है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अब जहां तक भीड़ की बात है, तो भीड़ तो देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी है ना, और उनका एक मास बेस है, जो भी बेस है तो वो तो उनके पीछे भागेगी, उनके कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे भागेंगे जो जनता को भरमा रहे हैं। तो जहां पे उनको जाना चाहिए, तो एक इलेक्शन कमीशन है, इसमें एक्टर, मेन एक्टर वही है, वो काम कर रहे हैं, वहां पर वो नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बीच भी ये मामला चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था पहले कि एक्सटेंशन हम नहीं देंगे, और जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि आपने जो भी अपने एजेंट्स बनाए हैं उन एजेंट्स के माध्यम से आप हमारे पास केसेस लाइए, और उसका निष्पादन जो है, उसको जो डिस्पोज करने का काम है वो हम करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए। तो चूंकि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर वो सरकार को घेर सके, क्योंकि विकास इतना हो चुका है और विकास इतना हो रहा है कि वो मुद्दे उनके पास है नहीं। तो अब मुद्दे कहाँ से लाएंगे? तो ये पलायन के मुद्दे लाते हैं, SIR के मुद्दे लाते हैं, ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें जहां आपको जाना चाहिए वहां आप जा नहीं रहे हो, और आप जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, जनता को आप गलत तरीके से आप इंस्टिगेट कर रहे हो, भरमा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको पॉलिटिकल रंग देकर जहां पर इसको ठीक करने का, इनको ये जो महागठबंधन के जितने भी घटक हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं है। ये अपने तरीके से नारा लगाकर अपने तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है ना संजय जी की, मतलब जब SIR हो रहा था तो BLO के खिलाफ बड़ी शिकायतें मिली, लेकिन जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनके खिलाफ, मतलब जो आपके ही रहे होंगे, क्या उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली या मिली? नहीं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि BLO के खिलाफ शिकायतें हैं और BLO को कोई दिक्कत दिखी ही नहीं? बात गड़बड़ी की नहीं है, बात है कमियों की। जी। और कमियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि सितंबर 30 तक, नहीं सॉरी, कमियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगस्त के आखिरी तक आप उन कमियों को सामने लाओ और उसको पूरा कराओ, ठीक कराओ, आप डिस्पोज करवाओ। इसलिए बूथ लेवल एजेंट्स बनाए गए हर पार्टी के, और उनको ट्रेनिंग दी गई हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो हमारी पार्टी तो चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और उस पर विश्वास रखते हैं, तो हम उस काम में लगे हुए हैं। इनको उस पर विश्वास नहीं है, ये विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपकी पार्टी की जो BLAs है उनको क्या शिकायत या गड़बड़ियां ऐसी मिली? तो वही मैं कह रहा हूं कि बात गड़बड़ी की नहीं, कमियों की है। मिली ना? अगर नहीं मिली? कमी का मतलब क्या है कि किसी का अगर नाम नहीं है, किसी का अगर कोई पेपर नहीं है, तो आप उसको पूरा करवाओ ना। अगर वो सही तरीके से, भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है इलेक्शन कमीशन स्पेशल रिवीजन में, तो उसको पूरा करके देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें असिस्ट करें। यही इलेक्शन कमीशन ने भी कहा और यही पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, और हम कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो
गड़बड़ी शब्द और कमियों में अंतर है। हम्म। गड़बड़ी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हाँ। और कमी का मतलब ये है कि मेरा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कुछ गलतियां रह गई हैं, तो हम उसको पूरा कराएंगे, हम उसको ठीक करवाएंगे। और जब भी आप कोई सरकारी कागज बनाते हो या फिर आप अपना प्रूफ बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है, जिस तरीका को इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ने की बात कही, जैसे आधार को जोड़ने की बात कही। तो ये सब जोड़ के अब आपका काम है, आपका दायित्व है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि आप उसको पूरा करवाइए, आपके बूथ लेवल जो एजेंट्स हैं। लेकिन चूंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे आप हमें घेर नहीं सकते, तो आप कुछ मुद्दा बना के SIR और नए नए मुद्दों पे आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भीड़ जुटा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो यही सब यही आपका जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है, आपका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो दिख रहा है। अच्छा, आप बिहार के वोटर हैं क्या? बिहार में वोटर हैं जी। तो क्या आपके यहाँ BLO आया था? हाँ। आपको पावती मिली थी, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैंने वही कहा कि गड़बड़ी नहीं है, कमियां हैं जी। तो उन कमियों को जहां जहां भी अगर पूरा करने के लिए हम अगर इच्छुक रहेंगे या हमारी पार्टी इच्छुक रहेगी, तो उसको हम पूरा करना चाहेंगे। क्योंकि आप इस पे मानना नहीं चाह रहे हो और आपको ऐसा लगता है इसलिए चीजें वैसी होनी चाहिए, तो ये तो आप ऐसे भी ये लोग अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड महसूस करते रहे हैं, जो लोग SIR के नाम पे घूम रहे हैं। तो दो लोग जो भी घूम रहे हैं वो बहुत ही प्रिविलेज्ड फैमिली के हैं, तो उनको लगता है कि मतलब इस तरीके के मुद्दे उठाओ और जनता को भड़काओ और जनता को आप मिसगाइड कर रहे हो। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कई बार उनके ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो उस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिनको देख के लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या वाकई नीतीश जी बीमार हैं? तो मतलब इस पे पार्टी के कई नेताओं ने बात की है, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि कोई गड़बड़ी नहीं है उनके तबीयत में, बहुत ही दुरुस्त हैं। और आप कह रही हैं कि कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, आज आप जानते हैं AI का ज़माना है, तरह तरह से वीडियो को चेंज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट जितने भी जगह जाकर नए नए जो विकास के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो हर जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं। कल भी जो ACI खेल हो रहा है वहाँ उसको जाकर उन्होंने उद्घाटन किया है। तो जहाँ जहाँ पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, हर जगह वो जा रहे हैं। तो आरोप लगाने के लिए तरह तरीके से लोग बात करते रहते हैं, लेकिन उनके तबीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है और बिल्कुल फिट हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, आप पूरी दुनिया घूम कर आए हैं, इंटेलेक्चुअल सेल से जुड़े हुए हैं। बिहार का भविष्य आप क्या देखते हैं अगले एक दशक में, और इसमें युवाओं की एक इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है जो जिससे आप जुड़े आते हैं, उसकी क्या भूमिका होगी, कहाँ होगा बिहार? मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमें जो फोकस करने की ज़रूरत है वो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। औद्योगिकरण बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। NDA की जो सरकार अब आएगी, तो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये बिहार 2.0 होने वाला है नीतीश जी के नेतृत्व में, और इसमें औद्योगिकरण होगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर खुलेंगे, और सरकारी सेवाओं में भी बहुत सारे लाखों बच्चों की बहाली होगी आने वाले 5 साल में, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी काम होगा कि बिहार में ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो सके, इंडस्ट्रीज़ अच्छे लग सकें। फूड प्रोसेसिंग का बहुत ही स्कोप है बिहार में, और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी काम होगा। और एग्रीकल्चर से जो फूड प्रोसेसिंग का काम है, जैसे खास करके मखाना है, तो मखाना को GI टैग मिला। जिस मखाना के खेत में आज राहुल गांधी जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, तो इनका सरकार था तो इन्होंने मखाना के बारे में कुछ नहीं किया, मखाना को नेग्लेक्ट किया इन्होंने। और आज NDA के सरकार में जब मखाना को GI टैग मिला, मखाना को GI टैग मिला, फिर मखाना बोर्ड बना, तो आज वो जाकर मखाना फोड़ने वालों के बीच में जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब जो फूड प्रोसेसिंग का काम है, ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकता है, क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार में बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे हो रही हैं। मखाना, मक्का, है ना, फिर केला। तो ऐसे ऐसे चीज़ जिसका कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत बनने की ज़रूरत है, आने की ज़रूरत है। और इसके अलावा युवाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एआई का यूज़ भी अभी काफ़ी हो सकता है, हमारे गवर्नेंस में हो सकता है, हमारे एजुकेशन में हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सेक्टर है, एक जिसको कि हम पॉजिटिव रूप में कैसे स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकें, क्लासरूम्स तक कैसे ले जा सकें, स्कूल्स में कैसे ले जा सकें, कॉलेजेस में कैसे ले जा सकें, ताकि स्मार्ट तरीके से बच्चों को सिखाने का मौका मिले, टीचर्स को। हर बच्चा कैसे यूनिकली सीख रहा है, तो ये सब चीज़ें एआई कर सकती हैं। तो एआई का इंट्रोडक्शन, गवर्नेंस में एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, जैसे सेमीकंडक्टर है, उसके यूनिट्स लग सकते हैं राज्य में, है ना, अलग अलग राज्य में जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि एनडीए की सरकार जब वापस बनेगी तो इन सब चीज़ों में काम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप अगर मेरी अपनी पर्सनल राय पूछें, और जो नीतीश जी के विज़न से जो मैं अलाइन करके देखता हूँ, उसमें इस तरीके से है कि जो बिहार के बच्चे हैं और उनको अच्छी शिक्षा वहीं मिल सके, उच्च शिक्षा वहीं पे मिल सके, रिसर्च के अच्छे अच्छे फ्रंटियर्स खुले उनके लिए, और वहीं पे रहकर वो जब इंडस्ट्रीज़ होंगे तो अगेन जैसा मैंने कहा कि जब तक आप सब चीज़ को आप जोड़ते नहीं हो, तो इंडस्ट्री को और एकेडमी को और लोगों को, रिसर्चर्स को, एकेडमिया को और इंडस्ट्री को जब तक आप जोड़ोगे नहीं, तब तक कोई राज्य का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है, वो तैयारी हमारी पूरी है, जब हम जो ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ का, वो एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज़ ये सब कोलैबोरेट करके राज्य को हम लोग बहुत अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, जहाँ पर कि ये टॉप 10 में पहुँच सके। मतलब हमारा अगला प्रयास यही होगा कि अगले 5 साल में हम लोग हर इंडिकेटर्स में टॉप 10 पे रहें, और वो दिन दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमारी विकास की गति है और एनडीए की सरकार है सेंटर में और स्टेट में, तो हम टॉप 10 स्टेट्स में रहेंगे। और यस, सो मुझे लगता है यही हमारा विजन है। तो टॉप 10 स्टेट्स में रहेंगे। और आपने जो तस्वीर दिखाई बिहार की, वो वाकई अगर इम्प्लीमेंट हो गए, जो आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो बिहार पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। और मैं समझ रही कि आप इसमें शायद इंटेलेक्चुअल्स को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, रिसर्चर्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं, साथ में उद्योगों को करेक्ट विकसित करने की आप बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो तस्वीर बहुत सुंदर आपने दिखाई। उम्मीद है कि आप अपनी योजनाओं में अपने सपने को पूरा करने। और ये इंटेलेक्चुअल्स की जब मैं बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ जो बिहार में रह रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिहार के इंटेलेक्चुअल्स बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ग्लोबली जितने भी बिहार के यंग लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो थ्रू इंटेलेक्चुअल सेल हमारी इच्छा ये है, और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हम ऐसा संगठन तैयार करें, नेटवर्क तैयार करें, जो कि जो पूरा ग्लोबल बिहारी डायस्पोरा है, जो जहाँ भी रह रहा है, वो अपने रूट से जुड़कर अपने राज्य को ट्रांसफॉर्म करने में नीतीश जी के हाथ को और मजबूत करे, और उनके विजन को मजबूत करने में और मदद करे। तो वाकई बिहार के लोग कहाँ नहीं हैं, जी, देश विदेश सब जगह बिहार के लोग हैं। और अगर सब लोग जुट जाएं, और आपके जैसे लोग जो वापस लौट कर आए अपनी रूट्स पे जाकर काम करें, तो बिहार को बदलने में देर नहीं लगेगी। जी, डेफिनेटली। तो आपका बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बिहार की इतनी सुंदर तस्वीर को बताने के लिए, जो कि अगर सच हो गई तो वाकई बिहार बदला हुआ दिखेगा, टॉप 10 स्टेट्स में दिखेगा। नहीं, सच है, और जो भी चीज़ें हमारा विजन है वो भी सच होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो बोली भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।